हेलो एवरीवन, आज हम जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडिस पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडिस आपको सेक्शन 10 में मिल जाता है। इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब्जुडिस भी बोलते हैं और अलॉन्ग साइड दैट विल बी डूइंग फ्यू केसेस एज वेल। तो मैंने इस लेक्चर को बहुत ही एज सिंपल एंड एज डाइजेस्टेबल एज आई कुड हैव मैंने ऐसा बनाया है कि आपको समझ आ सके। तो सेक्शन 9 जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की बात करता है, उसमें राइट इनटू जंप इन करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। तो जुरिस्डिक्शन इज़ द पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की पावर है, पावर टू डू व्हाट, टू हियर द केस एंड नॉट ओनली जस्ट हियर द केस, it also have the power to determine that case. And when I say determine, I mean to decide, to adjudicate such case. तो कोर्ट के पास ऐसी पावर to hear as in to move on to trial, कि पूरा ट्रायल में दोनों साइड की हियर करना, हियरिंग लेना, and to adjudicate and to give relief, जो भी क्लेम करी गई है, ये पावर जुरिस्डिक्शन मानी जाती हैं। तो and these jurisdiction, this power to hear and to determine, that is to decide, is with reference to subject matter, pecuniary value, local limits और टेरिटोरियल लिमिट्स, यू कैन से दैट। तो जुरिस्डिक्शन एक कोर्ट की पावर है और ये पावर इज़ विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर, की सब्जेक्ट मैटर मतलब कि कौन सा मैटर कोर्ट में आ रहा है विच इज़ एन इशू। सपोज एक प्रॉपर्टी इशू है या फैमिली डिस्प्यूट है, तो एक सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है। पिक्यूनियरी वैल्यू का मतलब है मॉनिटरी वैल्यू, कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू क्या है। अगर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसमें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ भी हो सकती है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ भी हो सकती है। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि कौन से कोर्ट का कितना जुरिस्डिक्शन है, कौन सा जुरिस्डिक्शन है, मतलब किसी कोर्ट की पावर सिर्फ 1 करोड़ के केस को सुनने में ही सीमित हो और दूसरे कोर्ट की पावर 10 करोड़ को सुनने की भी हो सकती है। तो अब ये जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो पावर है, it is with reference to that pecuniary value, that is that monetary value of that subject matter. अब local limits and territorial limits, another very important aspect. इसका मतलब है जियोग्राफिकल लिमिट, एज इन अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने वाले केसेस एज इन कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे जो अराइज होंगे, जिसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है। तो जो कॉज ऑफ एक्शन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है तो आप उसके केसेस नहीं ले सकते। सपोज एक कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई एक फ्लैट है, कोई एक प्रॉपर्टी है जो अर्थ से फिक्स्ड है। सपोज फ्लैट का एग्जांपल लेते हैं। अगर वो दूसरे स्टेट में है, लेकिन मैं किसी और स्टेट में गया, किसी और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं केस करने गया, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास, जो आप जिस स्टेट के कोर्ट के पास जा रहे हो उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मतलब पावर नहीं है टू हियर एंड डिटरमाइन अ केस। एंड वेरी ब्यूटिफुली हृदय नाथ जैसे रामचंद्र के केस में, जो कि हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा का केस है, इन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज जुरिसडिक्शन। तो एज व्हाट आई सेड, दे सेड द सेम थिंग, कि जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन द केस एंड टू एडजुडिकेट इट, मतलब टू डिसाइड ऑन इट, कि ये जो पावर है ये जुरिसडिक्शन है। अगर सपोज किसी कोर्ट ने विदाउट जुरिसडिक्शन कोई डिक्री पास करी है तो हम उसको कोरम नॉन जुडिस बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज नॉट बिफोर अ जज। एंड व्हेन इट इज कोरम नॉट जुडिस, मतलब व्हेन इट इज नॉट बिफोर अ जज हु हैज़ द पावर टू हियर इट, तो हम उस डिक्री को नल एंड वॉइड करार देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जुरिसडिक्शन इज with reference to these three components, pecuniary value, local limits and subject matter of the court. तो ये एक deciding feature है, ये तीनों components to determine whether किसी court के पास jurisdiction है या नहीं। So whenever any court has to take cognizance of the offense, cognizance मतलब एक judicial notice of an offense, these following points वो कोर्ट कंसिडर ही करता है कि पिक्यूनरी वैल्यू क्या है सूट की, कि नेचर क्या है केस का। एज इन अगर सिविल नेचर का केस है, जो हम सेक्शन 9 में अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट, कि अगर सिविल नेचर का केस है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, अगर क्रिमिनल नेचर का केस है तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। अब नेचर ऑफ द केस इज जस्ट नथिंग बट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, यू नो। एंड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द केस, वेरी ऑब्वियस, कि एक स्टेट का हाईकोर्ट दूसरे स्टेट के केसेस नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके लिए दूसरा हाईकोर्ट बना हुआ है, तो इसीलिए लिमिट्स डिसाइडेड होती हैं कोर्ट्स के लिए भी। तो इन ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचेंद्र नाथ में ये कहा गया कि जब कोई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है
तो that court does not only have the power to hear and decide on that case, but alongside that power वो कोर्ट के पास ये भी पावर होती है to grant the relief sought, ये जो भी रिलीफ क्लेम करी गई है वो उसको ग्रांट भी कर सकता है। अगर वो कर सकता है तभी उसके पास जुरिस्डिक्शन है। तो ये जुरिस्डिक्शन to power to hear and determine is alongside with that power to give relief. And just going on a little bit in what is pecuniary jurisdiction, ये territorial jurisdiction क्या है, तो इसके लिए हम सेक्शन 9 से पहले ये थोड़ा हम देख लेते हैं। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ वैल्यू और अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कि जैसे एग्जांपल में मैंने आपको दो इलस्ट्रेशन दे रखी हैं कि एक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो 20 लाख to 2 करोड़ होती है, और एक प्रेसिडेंसी स्मॉल केसेस कोर्ट की अप टू सिर्फ 1000 रुपीज़ के केसेस सुन सकते हैं वो। तो 1000 रुपीज़ के केसेस आप सोचेंगे अरे प्रॉपर्टी तो 1000 रुपीज़ की होती नहीं है, अरे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले केस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने ये टर्म तो ले आया, बट इस टर्म को समझने के लिए बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप बस ये सोच लीजिए एक चेक के ऊपर सपोज एक 1000 रुपीज़ का चेक बाउंस हो गया, तो आप कौन से कोर्ट जाएंगे? आप प्रेसिडेंसी स्मॉल केसेस के कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आप ये अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, मतलब बहुत सारे लॉजिक हैं, बट एक लॉजिक ये भी है कि जैसे जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाती है, हम जुडिशरी के सिस्टम में हम ट्राई करते हैं कि ये जितनी ज़्यादा वैल्यू का केस है वो कोर्ट सुने जो कोर्ट एक्सपीरियंस्ड है ऐसे केसेस को लेके। सपोज एक न्यूली फॉर्म्ड जज है, अब उसको हम 20 करोड़ का केस दे दें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है कि मे बी द केस माइट नॉट बी डिसाइडेड वेल और एनीथिंग कैन हैपन, तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दे देते हैं, जितना कम एक्सपीरियंस मतलब लोअर कोर्ट्स में कम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है। वैसे ही आपका टेरिटोरियल और लोकल जुरिस्डिक्शन के हिसाब का भी होता है कि जितना ज़्यादा आपको टेरिटोरियल लिमिट दी होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन ओनली हियर केसेस विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट। अब वो कौन से केसेस हैं जिसमें कॉज ऑफ एक्शन डिटरमाइन होता है, और बहुत सारी अलॉन्ग साइड चीज़ें हैं कि प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, कि suppose a court has no jurisdiction to try a suit for immobile property situated beyond its local limit, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर साकेत डिस्ट्रिक्ट में वो सुन रहा है और मालवीय नगर में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो नहीं सुन सकता, दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट है। ऑल्दो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और हाई कोर्ट को स्टेट असाइन करता है उसकी लिमिट्स की कितना सुनेगा, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट होता है जिसमें दोनों स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी और दे दी जाती है, तो हर हाई कोर्ट के लिए एक ही स्टेट नहीं होता। तो और नुआंसेस मतलब छोटे छोटे डिटेल्स और भी हैं। तो सेक्शन 9 ऑफ विच इज़ डिटरमाइनिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये एक सिविल कोर्ट्स को बता रहा है कि आपके पास जुरिस्डिक्शन है। दूसरी बात, ये सिविल कोर्ट को बता तो रहा है, बट ये एट द सेम टाइम ये पिटिशनर को भी बता रहा है कि आपको कौन से कोर्ट में जाना है, और पिटिशनर को ये बोल रहा है कि अगर आपके पास राइट है और आपके राइट का उल्लंघन हुआ है तो आपको रेमेडी कहाँ मिलेगी? सेक्शन 9 के थ्रू। क्यों? सेक्शन 9 बता रहा है कोर्ट्स को कि उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है एंड दे कैन ट्राई दिस मैटर। तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है? सेक्शन 9 एक जनरल रूल ले डाउन कर रहा है कि ऑल सिविल कोर्ट्स शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, except in the cases where it is expressly or impliedly barred, ठीक है। तो पहले हम बार की बात कर लेते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार होते क्या है, फिर हम सिविल नेचर की बात करेंगे। तो हर कोई सूट जो कि सिविल नेचर का है वो सिविल कोर्ट्स हियर करेगा इन द केस, एक्सेप्ट इन द केस कोई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार हो उस पर। एक्सप्रेस बार देखते हैं पहले। सपोज बार्ड बाय इनैक्टमेंट, यही कोर्ट जो हम CPC पढ़ रहे हैं, यही कोर्ट पे अगर कोई बार है केस पे, जो जैसे मैंने बताया कि हम रेस सब्जुडिस पढ़ेंगे इसके बाद, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिस जो सेक्शन 10 में गिवन है। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 एक काइंड ऑफ बार ही है। सेक्शन 11 इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे। सेक्शन 10 जैसे अगर कोई प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में कोई केस पेंडिंग है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है, वो एक सब्सिक्वेंट केस फाइल कर रही है, तो बार है। सब्सिक्वेंट कोर्ट पे बार है क्योंकि एक प्रीवियस सूट ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी इन ट्रायल है, ऑलरेडी पेंडिंग है, तो दूसरा कोर्ट उसको सुन नहीं सकता, उसके ज्यूरिसडिक्शन पे बार है। सेक्शन 11 सिमिलरली वो एक सब्सिक्वेंट कोर्ट पे, सब्सिक्वेंट सूट पे बार लगा रहा है क्योंकि जो फॉर्मर सूट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है।
ठीक है, अगर वो डिसाइड हो चुका है एक सूट, तो पार्टी दूसरे कोर्ट में जाके वही सेम सूट नहीं ला सकती। ये एक बार है जुरिस्डिक्शन पे, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे। तो ये एक्सप्रेस बार है विच इज़ गिवन बाय दिस कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर। एंड देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ बार, जो कोई स्टैच्यू, एक स्पेशल स्टैच्यू बना सकता है। सपोज स्टेट ने कोई स्टैच्यू बनाया कि सो एंड सो सब्जेक्ट मैटर अगर आएगा, कोई अगर डिस्प्यूट आता है उस सब्जेक्ट मैटर पे, तो दिस कोर्ट वी आर फॉर्मिंग, और यही सुनेगा ये मैटर। तो स्पेशल स्टैच्यू विच रिमूव्स जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स कॉन्टेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में जो बता रखा है कि हर कोई सिविल नेचर का सूट सिविल कोर्ट सुन सकता है, बट सेक्शन 9 एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है कि अगर एक्सप्रेस बार है तो नहीं सुन सकता, अगर इम्प्लाइड बार है तो नहीं सुन सकता। तो वैसे ही अगर कोई स्पेशल स्टैच्यू के थ्रू बताया गया है कि ये सब्जेक्ट मैटर का जुरिस्डिक्शन एक स्पेसिफिक कोर्ट को हम दे रहे हैं, तो वाकई सिविल कोर्ट्स में ये जुरिस्डिक्शन ले लिया जाता है। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हियर दैट केस। सपोज NCLT जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो सिर्फ कंपनी लॉ के केसेस सुनेगी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जो बिल्कुल नाम से पता चल रहा है कि अगर डेट रिकवर करना है तो आप सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके स्टैच्यू में लिखा है कि अगर कोई इशू या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इस सब्जेक्ट मैटर में, कौन सा सब्जेक्ट मैटर? इन द मैटर ऑफ डेट, रिकवरी ऑफ डेट, तो आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अलग से कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट बना दिया है। जैसे हम दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस एक्ट है। अ सूट फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट लाइज बिफोर द रेंट कंट्रोलर एंड नॉट बिफोर अ सिविल कोर्ट। ये एक्ट बताता है कि अगर कोई सूट है वे यू वांट टू एविक्ट अ टेनेंट, टेनेंट मतलब जो आपके घर में रेंट पे रह रहा है, उसको अगर निकालने का कोई सूट है तो वो सूट इट विल लाई बिफोर अ रेंट कंट्रोलर। आप रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे, आप कोई सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेस बार है। क्यों? क्योंकि ये स्टैच्यू में गिवन है। और अभी हम जो गुंडाजी सतवाजी शिंदे वाला केस पढ़ेंगे वो इसी पे है, एक्सप्रेस बार पे ही केस है। एंड देन सिंस आई टोल्ड यू कि जनरल रूल में बोला है कि सारे सिविल कोर्ट्स विल हैव अ जुरिस्डिक्शन व्हेन द केस इज ऑफ सिविल नेचर, एक्सेप्ट ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेस बार हमने देख लिया जब इनैक्टमेंट में गिवन हो कि ये बार है, आप नहीं जुरिस्डिक्शन कर सकते। जैसे सेक्शन 11 सेक्शन 10 में कॉन्टम्पलेट किया गया है कि अगर प्रीवियस सूट पेंडिंग है या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो सब्सिक्वेंट सूट पे बार होता है। और वैसे ही कुछ स्पेशल स्टैच्यू बने हैं जिसमें एक्सप्रेस बार है, जिसमें बोल रखा है कि अगर ऐसा सब्जेक्ट मैटर पे कोई डिस्प्यूट आता है तो आपको सिविल कोर्ट नहीं, आपको ये न्यूली फॉर्म्ड कोर्ट्स में जाना है। तो वैसे ही इम्प्लाइड बार है विच इज़ ऑन a suit is impliedly barred based on general principles of law। ये general principles of law पे है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसी कोर्ट पे बार हो सकता है। सपोज इफ दैट केस इज इंजूरियस टू पब्लिक पॉलिसी टू एडजुडिकेट ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। अगर कोई कोर्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब दो कंट्री के रिलेशन के बीच में कोई ऐसा एडजुडिकेशन, कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा। And civil courts cannot adjudicate, cannot decide on sovereign function of the government, क्योंकि ये फिर पब्लिक पॉलिसी का उल्लंघन है। ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के हिसाब से वो गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड बार है। एग्जाम्पल, मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अगेन इट्स अ पब्लिक पॉलिसी मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ अ सोवरेन गवर्नमेंट, नॉट ऑफ जुडिशरी। बट नॉन सोवरेन फंक्शंस कैन बी हर्ड। नॉन सोवरेन फंक्शन कैसे? जैसे कमर्शियल फंक्शन जिसमें स्टेट कभी कभी घुस जाता है, PSUs, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे केसेस कोर्ट कैन हियर। बट सोवरेन फंक्शन जब गवर्नमेंट कोई करती तो ऐसे केसेस नहीं सुन सकता कोर्ट। एंड आई टोल्ड यू कि जनरल प्रिंसिपल इज कि अगर कोई भी सिविल नेचर का केस है तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है। तो जो सिविल नेचर है, ये टर्म is not defined anywhere in the code of civil procedure। सिविल का मतलब क्या है? इट इज़ रिलेटिंग टू सिटीजन एज इंडिविजुअल, एज ए जो भी सिटीजन के ऊपर राइट है विच इज़ ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, अ सोवरेन गवर्नमेंट, उनको हम सिविल राइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिविल राइट्स कैन बी राइट ऑफ पीपल टू वर्क, right of people to study, right of people to eat and live where they want। These are civil rights, civil liberties right। अब इसको नॉर्मली हम सिविल राइट्स बोलेंगे। Example, turning a customer away from a restaurant solely because of his or her race in the civil rights or violation।
कि मैंने एक कस्टमर को मना कर दिया कि आई विल नॉट प्रोवाइड हिम और हर सर्विस। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई डू नॉट लाइक हिज रेस, कि वो उसकी रेस, सपोज वो ब्लैक रेस से हेल करता है, तो आई एम सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सर्विस क्योंकि आप ब्लैक रेस से हेल करते हैं। तो वो क्या है? सिविल राइट का उल्लंघन है। इट्स अ सिविल राइट वायलेशन। और सिविल राइट वायलेशन में आपके जो प्योरली पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कवर नहीं होते। तो मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सूट फाइल होता है और उसमें एक प्योरली रिलीजियस और प्योरली पॉलिटिकल और प्योरली कास्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो कोर्ट बोलेगा कि नहीं, एक सिविल नेचर का केस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्योरली पॉलिटिकल एंड रिलीजियस है। एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड इन PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मॉरन Maruthoma in 1995. The court explained that civil nature is despite the social and religious issue involved. कोर्ट ने बोला कि अगर प्राइमरी क्वेश्चन जो केस में इन्वॉल्व है, इफ इट इज अबाउट अ वायलेशन ऑफ अ सिविल लीगल राइट, तो वो एक सिविल नेचर का केस है। इवन व्हेन आपका that question, that primary question of violation of civil legal right is dependent on answering the question of social and religious issue. Even if अगर आपको social and religious issue का कोई आंसर करना पड़ जाए, कोई political question आंसर करना पड़ जाए to determine that violation of civil legal right, that is fine until or unless हमारा primary question, हमारा supreme question civil legal right से related हो, तब तक वो civil nature का है केस। अब लेट्स प्ले दिस वेरी इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगा, आपको बताना है कि वेदर दिस विल फॉल इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट, मतलब कि सिविल नेचर का केस है या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राइट टू वर्शिप। आपको क्या लगता है कि सिविल नेचर का केस है या नहीं? अब जैसे मैंने बताया, सिविल राइट्स आर दोज राइट जो आपको स्टेट देता है। तो राइट टू वर्शिप, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर योर आर्टिकल 25। Again, that is why it is a civil right. Right of पर्दानशीन वुमेन टू रिटेन पर्दा, ये कैसा केस है? सिविल है या क्रिमिनल है या प्योरली रिलीजियस, प्योरली पॉलिटिकल? प्योरली रिलीजियस हो सकता है क्योंकि पर्दानशीन वुमेन है, बट नहीं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 में एंड आर्टिकल 21 में इट इज प्रोटेक्टेड। And then the next situation you have is expulsion of a member from his caste and he's also denied food and shelter, कि एक मेंबर को उसकी कास्ट से निकाल दिया गया है और उसको फूड और शेल्टर दोनों ही डिनाई किया जा रहा है। अब इसको तोड़ के देखिए, दोनों सिचुएशन को अलग, एक सिचुएशन को दोनों अलग अलग देखिए कि जो उसका एक्सपल्जन है मेंबर फ्रॉम हिज कास्ट, ये पूरा एक सोशल फिनोमिना है, ये पूरा एक प्योरली कास्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सिविल लीगल राइट। सोशल फिनोमिना है, इसीलिए सिविल नेचर नहीं है। इट इज़ नॉट अ सिचुएशन ऑफ अ सिविल नेचर। बट द क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू वेदर ही इज डिनाइड ऑफ फूड एंड शेल्टर, ये उल्लंघन है उसके आर्टिकल 25(1) के राइट का, विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसका उल्लंघन है, तो इसलिए ये सिविल नेचर का केस है। बट जो एक्सपल्जन वाला पार्ट है वो पूरा सोशल फिनोमिना है, वो उसमें कोई सिविल लीगल राइट, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। किलिंग ऑफ अ पर्सन, ये तो बिल्कुल सामने ही पता चल रहा है, क्रिमिनल केस है, इट्स नॉट अ सिविल केस। राइट टू क्लेम एरियाज ऑफ रेंट और डावर और डिवोर्स, सिविल नेचर का है ये, बहुत वेरी इजी। देन वी हैव मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी एंड मैटर इन इशू। इसका मतलब क्या है? पहले हम देख लेते हैं एक सिविल सूट का केस बनता कैसे है। तो हमारे पास एक सिविल लीगल राइट है, कोई भी सिविल फ्लेवर का राइट है, सिविल लीगल राइट, कोई भी राइट है, उसका फ्लेवर क्या है? सिविल। सिविल लीगल राइट है, उस राइट का जब उल्लंघन होता है तो हमारा एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अगर कॉज ऑफ एक्शन को आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप बिल्कुल उसके नाम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कॉज ऑफ एक्शन, व्हाट एक्शन? एक्शन ऑफ मूविंग कोर्ट, कि जो भी रीज़न रहा होगा ऑफ मी, फॉर मी टू मूव कोर्ट इज़ माई कॉज ऑफ एक्शन, कि आप कोर्ट में क्यों गए हैं, दैट कॉज इज कॉज ऑफ एक्शन। तो आप कॉज ऑफ एक्शन लेके जब कोर्ट में जाएंगे तो आपका सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्मॉल इन्फॉर्मेशन है कि जब आप बेयर एक्ट से रीड करेंगे सेक्शन 9 को, तो वहाँ पे देयर इज दिस वर्ड शैल लिखा हो गया है कि एवरी सिविल कोर्ट शैल हैव अ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ सिविल सूट, अ सूट ऑफ सिविल नेचर।
तो शैल लिखा हुआ है। तो व्हाट इज इट शैल डूइंग? ये शैल बेसिकली मैंडेटरी कर रहा है कोर्ट्स के लिए, सिविल कोर्ट्स के लिए, टू डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, कि अगर कोई भी सूट आ रहा है सिविल नेचर का तो उन कोर्ट्स को मैंडेटरीली एंड ऑब्लिगेटरी they have to decide on that. They have this obligation on them, that civil courts have this obligation, have this duty on them कि अगर कोई भी civil nature का suit आता है तो they have to decide. Therefore section 9 enables the party to institute a suit. तो ये basically एक entry way है parties के लिए to come into courts when their rights are infringed. तो वो जो आपने maxim पढ़ा होगा ubi jus ibi remedium, that is where there is right there is remedy. तो हमारे पास राइट है, सिविल लीगल राइट है, बट अगर उसका उल्लंघन होता है तो हमारे पास रेमेडी क्या है? सेक्शन 9 में रेमेडी है। क्या है कि आप सिविल कोर्ट्स में जा सकते हैं अगर आपका एक सिविल नेचर का राइट उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कोर्ट्स हैज़ अ ड्यूटी। ये ड्यूटी कौन इम्पोज कर रहा है? दिस वर्ड शाल इन सेक्शन 9 इज इम्पोजिंग दैट ड्यूटी। नाउ इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल केस, गुंदाजी सत्वाजी शिंदे वर्सेस रामचंद्र बिकाजी जोशी, 1979 का केस है। वेरी इजी फैक्ट्स, जो हमारे सपोज कर लो ए एंड बी लोग हैं, दो लोग हैं ए एंड बी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एक एग्रीकल्चरल लैंड ए बी को बेच रहा था। तो क्या हुआ, पर्सन ए ने रिफ्यूज कर दिया टू सेल एग्रीकल्चरल लैंड टू बी। तो क्या हुआ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ। तो बी ने क्या किया, ऑब्वियसली उसका सिविल लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो सेक्शन 9 की रेमेडी लेगा, सेक्शन 9 में जाएगा, क्योंकि कोर्ट के ऊपर क्या है, ड्यूटी है टू हियर एंड डिसाइड ऑन एवरी सिविल डिस्प्यूट। तो कंटेंशन आया कि अकॉर्डिंग टू बॉम्बे, ए ने बोला, पर्सन ए सेड कि अकॉर्डिंग टू बॉम्बे टेनेंसी एक्ट एंड एग्रीकल्चरल एक्ट 1948 एग्रीकल्चरल लैंड कैन ओनली बी सोल्ड टू एग्रीकल्चरिस्ट। तो ए ने बोला कि मैंने एग्रीकल्चरल लैंड आई हैव रिफ्यूज टू सेल इट टू बी, क्योंकि मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मैं सिर्फ बी को बेच सकता हूँ। अब गाइस मैटर एंड इशू जो मैंने बात करी थी, कॉज ऑफ एक्शन जब आपका राइज होता है, कि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होना, कि जब ए ने रिफ्यूज़ कर दिया टू सेल एग्रीकल्चरल लैंड तो बी के लिए कॉज ऑफ एक्शन आ गया। तो बी ने क्या करा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। तो व्हेन बी केम अंडर सेक्शन 9 विद दिस कॉज ऑफ एक्शन, तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है मैटर एंड इशू आना, इशू फॉर्म करता है कोर्ट। इशू फॉर्म कैसे होते हैं कि एक पार्टी कोई फैक्ट या फिर कोई लॉ को एसर्ट कर रही है या फिर बोल रही है कि ये दैट इज द लीगल और द फैक्चुअल पोजीशन, और दूसरी पार्टी उसी पोजीशन को डिनाई कर रही है, उस लॉ या उस फैक्ट को डिनाई कर रही है। तो यहाँ पे ए ने बोला कि बी इज नॉट एन एग्रीकल्चरलिस्ट, इसीलिए मैं बी को नहीं सेल कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस बॉम्बे एक्ट मैं सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड एक एग्रीकल्चरिस्ट को ही सेल कर सकता हूँ। ये फैक्चुअल पोजीशन थी और एक लीगल पोजीशन थी ए की। ए ने बोला कि बी एक एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, लेकिन बी ने इसी पोजीशन को व्हाट ए इज एसर्टिंग इसको डिनाई करा। बोला बी ने कि आई एम एन एग्रीकल्चरलिस्ट बिकॉज मेरे को मामलतदार ने सर्टिफाई कर रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट होने का सर्टिफिकेशन मामलतदार ही देता है। तो यहाँ पे बी इज डिनाइंग अ फैक्ट विच इज असर्टेड बाय ए। तो व्हाट इज इट नाउ, इट इज एन मैटर इन इशू। तो हमारा वही मैटर इन इशू क्या है, वेदर बी इज एन एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट। तो जैसे मैंने बताया कि ए ने कोई फैक्ट एसर्ट करा, फैक्ट बोला कि दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन, बी ने उस फैक्ट को डिनाई करा, एंड व्हेन दैट इज अ सिचुएशन, दैट सिचुएशन बिकम एन इशू, दैट फैक्ट बिकम एन इशू, व्हाट इज मैटर इन इशू। तो यहाँ पे मैटर इन इशू इज वेदर बी इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट। So next issue we have is whether the jurisdiction of civil court is barred or not. कि अब सिविल कोर्ट के पास, कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को सुनने की। कौन सा केस को सुनने की, ये बी के एग्रीकल्चरिस्ट होने या ना होने के इशू को सुनने की। क्योंकि ये डाउट ये था कि क्या ये केस मामलतदार को रेफर करना चाहिए या नहीं, क्या सिर्फ मामलतदार के पास ये जुरिस्डिक्शन है या हर सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू सी वेदर बी इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट। क्यों, क्योंकि मामलतदार इज सर्टिफाइंग बी, मामलतदार इज द अथॉरिटी विच इज सर्टिफाइंग एनीवन हु इज एग्रीकल्चरिस्ट। तो व्हेन द कोर्ट इज कमिंग विद दिस क्वेश्चन कि वेदर बी इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, तो ये सिविल कोर्ट सुन सकता है या नहीं, क्योंकि मामलतदार इज द वन हु सर्टिफाइज नॉर्मली। तो जजमेंट में कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिविल कोर्ट्स डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन। क्यों,
क्योंकि मामलतदार इज़ द बॉडी विच इज़ सर्टिफाइंग, विच इज़ डिटरमाइनिंग एनीवन स्टेटस, व्हाट स्टेटस, स्टेटस ऑफ बीइंग एन एग्रीकल्चरलिस्ट। तो कोर्ट ने बोला कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर प्रोसीजर दिया कि सिविल कोर्ट शुड फ्रेम द इशू। सिविल कोर्ट को फ्रेम करना चाहिए वेदर द प्लेंटिफ इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, whether the defendant here in this case is agriculturist or not, whether B is agriculturist or not, and this issue they should refer it to मामलतदार कोर्ट। और मामलतदार कोर्ट जब ये डिसाइड करेगा इस इशू पे, then the civil court on getting such decision will continue with their trial। अपने ट्रायल को कंटिन्यू कर लेंगे कब, जब उनको वो डिसीजन मामलतदार से मिल जाएगा। तो दिस मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल एक्सप्रेसली बार द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। ये आपको एक्सप्रेस बारे में मैंने बताया था कि जब कोई भी स्टैचू, स्पेशल स्टैचू सब्जेक्ट मैटर किसी और कोर्ट को थमा देता है तो मेरे सिविल कोर्ट का राइट जुरिस्डिक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। देन वी आर गोइंग टू मूव टू रेस सब जुडिस, जो वेरी अवेटेड टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस। लेकिन इस टॉपिक में जंप करने से पहले मैं आपको रेस जुडिकाटा के बारे में बताना चाहता हूँ, एंड व्हाई एम आई डूइंग दैट, क्योंकि दोनों ही बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो दीज इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स ऑफ रेस सब जुडिस एंड डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 रिस्पेक्टिवली में गिवन है, इनका मतलब क्या है। रेस सब जुडिस इज़ अप्लाइंग टू द सिचुएशन जहाँ पे एक मैटर पेंडिंग में है, कि एक प्रीवियस सूट में मैटर पेंडिंग है और एक पार्टी क्या कर रही है, सब्सिक्वेंट कोर्ट में जाके सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर रही है, इवन व्हेन दैट प्रीवियस केस वाज पेंडिंग। कि पहला केस आपका पेंडिंग है लेकिन हम दूसरे कोर्ट में जा रहे हो वही केस को लेके, तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 वी आर स्टेइंग दैट सूट, वी आर पुटिंग स्टे ऑफ सूट। क्यों? क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, तो रेस सब जुडिस लगेगा। और रेस जुडिकाटा कब लगेगा? जब जो प्रीवियस मैटर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है और कोई भी पार्टी ट्राई कर रही है दूसरे कोर्ट में जाके उसी मैटर को दोबारा उछालने के लिए। तो फिर सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन है वो बोलता है कि पार्टीज ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो मैंने नीचे वेन डायग्राम बनाया है टू शो यू हाउ सिमिलर दीज कॉन्सेप्ट आर। जो रेस जुडिकाटा है वो एक पेंडिंग ट्रायल पे चलता है, रेस सब जुडिस पेंडिंग ट्रायल पे चलता है, रेस जुडिकाटा जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है उस पे चलता है। बट व्हेन इट कम्स टू सैटिस्फाइंग द सिचुएशन कि मैंने अगर मुझे ये प्रूव करना है कि सेक्शन 10 या सेक्शन 11 किसी सिचुएशन में लग रहा है, तो मुझे कुछ फैक्टर्स, कुछ एसेंशियल प्रूफ करने पड़ते हैं कोर्ट्स में। और ये एसेंशियल मेरे को सेक्शन 10 सेक्शन 11 में ही गिवन है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वेन डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। कि अगर सेम पार्टीज़ हैं विथ सेम टाइटल एंड सेम मैटर इन इशू है और कोर्ट है कॉम्पिटेंट, एंड अगर वो प्रीवियस सूट पेंडिंग है तो मेरा रेस सब जुडिस लगेगा। और अगर वो प्रीवियस सूट एडजुडिकेटेड है, एज इन डिसाइडेड है ऑलरेडी, विच इज हेard एंड फाइनली डिसाइडेड, तो मेरा रेस जुडिकाटा लगेगा। तो डिफरेंस इज़ वेरी माइनर बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये समझ आना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू सेक्शन 10 इटसेल्फ। और ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है दिस इज डायरेक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम द बेयर एक्ट, बस मैंने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में डाल दिया है। एंड इफ़ यू पुट दिस फ्लो चार्ट इन योर एग्जाम्स, जुडिशरी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका LLB का कोर्स का एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, अगर ये डालते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, आपको मार्क्स ऐसे मिलेंगे, बिलीव मी। तो हम फ्लो चार्ट में ईजिली पढ़ लेंगे। स्टे ऑफ सूट लगेगा विच इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सूट। कि किसी कोर्ट, हर कोर्ट पे ऑब्लिगेशन है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सूट। और ये कब होगा? जब ये सारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। कौन सी सिचुएशन? कि पार्टी सेम है विद सेम टाइटल। अब टाइटल आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पार्टीज और सेम टाइटल्स का मतलब क्या है। देखो, सपोज एक रेंट का केस है, एक टेनेंट है जो रेंट पे रह रहा था और एक ओनर है। वो रेंट का केस लेके आते हैं तो पार्टीज़ का टाइटल, मतलब पार्टीज़ ये दोनों हैं, A एंड B, A इज़ द ओनर, B इज़ द टेनेंट। तो पार्टीज़ का टाइटल क्या है? A हमारा ओनर हो गया, B हमारा टेनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि टाइटल इज द लीगल कैपेसिटी ऑफ दीज पार्टीज।
बट अगर सेम पार्टीज कोई और डिस्प्यूट में लाती हैं, सपोज कोई और कॉज ऑफ एक्शन है, उनके बीच में बहुत घमासान युद्ध हो चुका है, लड़ाई हो गई है, दोनों ने एक दूसरे को पीट लिया है, ग्रीवियस सॉर्ट का केस है, ऑल्दो ये क्रिमिनल केस है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देयर कैन बी अदर सूट्स ऑल्सो एज वेल कि एक टाइम पे उनके ऊपर दूसरे सूट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे इस सिनेरियो में उनका टाइटल डिफरेंट है, इसीलिए वो दो सूट्स पॉसिबल हैं। बट अगर टाइटल सेम है और पार्टी सेम है और बाकी और एसेंशियल्स भी सेम हैं, तो रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, तो सूट बार हो जाएगा। तो अगेन जैसे अगर आप क्रिमिनल केस लेके जाएंगे, क्रिमिनल केस से बेटर मेरे पास एग्जांपल है, सेम टाइटल के केस में अगर जो रेंट है और जो ओनर, जो टेनेंट है और जो ओनर है वो भाई भाई हैं और उनका एक सक्सेशन पे केस चल रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, तो जो उनका एक दूसरा सूट है जो एज अ ओनर एंड टेनेंट लड़ रहे हैं, और जो दूसरा सूट है एज बोथ ओनर्स लड़ रहे हैं कि एक पार्टी को ओनरशिप उनकी क्वेश्चन में है, तो उनका लीगल कैपेसिटी दोनों सूट्स में डिफरेंट है। तो इसीलिए टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि सेम पार्टीज जो हैं लेकिन यहाँ पे टाइटल डिफरेंट हैं। ठीक है, नाउ वी हैव कवर्ड दो कॉन्सेप्ट कि सेम पार्टीज हो या सेम टाइटल हो। द नेक्स्ट वन इज कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग होना चाहिए, और कहाँ पेंडिंग होना चाहिए, इन द सेम कोर्ट। क्या ये सेम कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए कि मतलब सब्सिक्वेंट सूट उन्होंने सेम कोर्ट में फाइल कर दिया, या फिर कोई और कोर्ट में पेंडिंग हो और सब्सिक्वेंट सूट कहीं और कोर्ट में हो, वो मैटर नहीं करेगा। बट क्या मैटर करेगा कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज पेंडिंग, एंड देन द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। अब व्हाट डज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली मीन्स? डायरेक्टली देखो, अ फैक्ट डायरेक्टली इन इशू, कि एक फैक्ट को हम डायरेक्टली इन इशू तब बोलेंगे व्हेन द जजमेंट स्टैंड्स वेदर द फैक्ट एग्जिस्ट और नॉट। जैसे मैंने बताया था मैटर इन इशू में कि एक फैक्ट है, एक पार्टी एसोर्ट करेगी, दूसरी पार्टी उसी फैक्ट को डिनाई करेगी, और दैट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस से ही वो जजमेंट स्टैंड कर रही है। बट एक ऐसा फैक्ट जिसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है जजमेंट को, तो वो फैक्ट ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इन इशू नहीं है। ठीक है, तो दी ओनली फैक्ट विच इज़ डायरेक्टली इन इशू इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस इन दिस सेक्शन 10 के केस में। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, विच इज सब्सटैंशियली इन इशू। सब्सटैंशियली का मतलब क्या है, इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, वेरी इजी। मीनिंग है इसका एसेंशियली, मटीरियली और इन सब्सटैंशियल मैनर। या मतलब अ मैटर कैन बी सेड टू बी सब्सटैंशियली इन इशू इफ इट्स ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर डिसीजन ऑफ केस। एक सब्सटैंशियल जो इशू है वो एसेंशियली जो मैटर है उसी पे बेस्ड है, तो वो मैटर इन इशू सब्सटैंशियली इन इशू बोल दिया जाएगा। तो जो हमारा मैटर इन इशू है, जो सब्सिक्वेंट केस में आप जाएंगे, वो इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू विद द केस विच इज पेंडिंग इन द प्रीवियस सूट, एंड इट इज़ ऑब्वियसली बिटवीन सेम पार्टीज और पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर देम। लिटिगेटिंग अंडर देम मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल किसी के डैड फाइट करे थे एंड ही डाइज, तो उसका सन उनके बिहाफ में फाइट कर सकता है, तो वो LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर पॉसिबल, वो सेम पार्टीज ही माने जाएंगे। तो हमारे कंपोनेंट अगेन क्या क्या थे, तो कंडीशन 6 कंडीशन है, इनके सेटिस्फैक्शन के बाद ही कोर्ट पे स्टे लग जाता है। ये नाउ कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड विद ट्रायल। तो कंडीशन क्या है कि देयर नीड्स टू बी 2 सूट्स, वेरी ऑब्वियस कि एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट होना चाहिए जो पेंडिंग है, और एक सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूटेड सूट होगा जो एक कोई भी पार्टी ले आएगी और जिस पे बार हो जाएगा अगर रेस्ट ऑफ द कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। And the matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit. तो जो subsequent suit में आप जो matter raise कर रहे हैं वो directly and substantially in issue already होना चाहिए previous suit में। तो इसका basic मतलब क्या है कि cause of action must be same, the reason of you to coming to court must be same दोनों scenario में, subsequent and previous suit में। And third condition है both suits must be between the same parties or their representatives, पार्टी सेम होनी चाहिए, एंड द प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और वो पेंडिंग कहाँ होना चाहिए, कहाँ कहाँ हो सकता है, ईदर इन द सेम कोर्ट जहाँ पे आपने सब्सिक्वेंट सूट फाइल करा है, या फिर एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, कि कोई अदर कोर्ट हो बस वो पेंडिंग है तो रेस्ट सब जुडिस लग जाएगा,
या फिर इन एनी अदर कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कोई भी कोर्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एंड कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। एंड द फिफ्थ सिचुएशन इज द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिसडिक्शन टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट सूट। हमने जुरिसडिक्शन में ही पढ़ा था व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग व्हाट जुरिसडिक्शन मीन्स, दिस पावर टू हियर एंड डिसाइड के साथ साथ दैट कोर्ट मस्ट हैव पावर टू ग्रांट रिलीफ। तो वही सेम बात है यहाँ पे कि जो कोर्ट है इट शुड हैव द पावर टू ग्रांट रिलीफ विच इज आस्क्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। प्रीवियस कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए। And that parties must be litigating under same title in both the suits. Title is their legal capacity. तो क्या क्या कंडीशन थी? एक तो सूट्स दो होने चाहिए, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट। पार्टीज हमारी सेम होनी चाहिए, टाइटल हमारा सेम होना चाहिए, मैटर इन इशू हमारा डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली होना चाहिए दोनों सूट्स में, एंड दैट इज इट। And as soon as the above conditions are fulfilled, the court shall not proceed with subsequently instituted suit. क्यों? क्योंकि ये कोर्ट की डायरेक्टली जुरिसडिक्शन पे हिट करता है, एंड व्हेन कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन तो वो डिक्री भी पास नहीं कर सकते, या जो भी डिक्री पास करेंगे वो नलिटी में होगी। एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई हैं, पर्सन एक्स एंड वाई दे डिसाइड टू गेट इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीन्स। एक्स जो हमारा सेलर था उसने मशीन्स बेच दी वाई को, बट वाई ने पेमेंट नहीं करी। तो एक्स ने क्या किया, फर्स्ट सूट फाइल किया बैंगलोर में। उसने बोला कि उसको रिकवरी करनी है फॉर द एंटायर अमाउंट जो भी वाई ने जो दे नहीं पाया है एक्स को ऑन द सेल ऑफ मशीन्स। और फिर एक्स ने वाइल दैट फर्स्ट सूट वॉज पेंडिंग सेकेंड सूट फाइल कर दिया विद द सेम मैटर इन इशू, जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द फर्स्ट सूट ओनली। उसने सेकेंड इशू में वही सेम मैटर इशू ब्रॉट अप किया एंड आस्किंग फॉर द सेम क्लेम, जो कि फर्स्ट कोर्ट हमारा कॉम्पिटेंट था ग्रांट करने में। उसने बोला कि मुझे 20,000 विच इज़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस विच इज़ नथिंग बट द अमाउंट विच इज़ ड्यू टू एक्स, कि मतलब जो वाई को पे करना है उसने वही अमाउंट मांगा, सेम ही क्लेम मांगे दोनों सूट्स में। तो सेकेंड सूट इज़ बार्ड। क्यों? क्योंकि सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल है, मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम है, and court is competent and the previous court is competent to grant relief which is asked in the subsequent suit. अब जो सेक्शन 10 आई मीन हमने पढ़ तो लिया कि एक प्रीवियस अगर इंस्टीट्यूटेड सूट है वो पेंडिंग है तो आप सब्सिक्वेंट सूट में नहीं जा सकते। बट ऐसा क्यों है कि मतलब कि ऐसा बार क्यों लगाया है ये सीपीसी ने? आप खुद सोचिए कि अगर आपका कोई केस चल रहा है ऑलरेडी पेंडिंग है और आपका कोई भी पार्टी दूसरा सब्सिक्वेंट सूट स्टार्ट कर देती है तो उससे नुकसान क्या होगा? खुद लॉजिक लगाइए। ऑब्वियसली एक नुकसान की इतने मल्टीपल लिटिगेशन हो जाएंगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, एक ही मैटर इशू के 4 सूट्स चल रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लिटिगेशन का अमाउंट कितना बढ़ जाएगा। तो ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है कि पब्लिक पॉलिसी चाहती है कि जुडिशियल टाइम वेस्ट ना हो और जो सूट्स हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी ना हो। लिटिगेशन जो है इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन सूट ओनली। एंड व्हाट एल्स, व्हाट इज़ द अदर ऑब्जेक्टिव, कि जो सपोज करिए अगर एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है जो केस ऑलरेडी पेंडिंग है और सब्सिक्वेंट केस फाइल किया जाता है, और सपोज कर लिया अगर ये बार है नहीं सेक्शन 10 का तो सब्सिक्वेंट सूट भी में वो भी डिक्री दे देगा कोर्ट, और प्रीवियस सूट था वो भी प्रीवियस कोर्ट था वो भी डिक्री दे देगा। अब 2 डिक्री आ गई, एंड व्हाट इफ दोज डिक्रीज आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो वही यहाँ पे सर्टेनिटी एंड फाइनलिटी नहीं है जुडिशियल डिसीजंस पे, और बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगी। इन्हीं रीजंस के ऊपर ही हमने सेक्शन 10 का बार फॉर्मुलेट करा है, कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट करा है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज़ है नेचर एंड स्कोप, विच इज सेक्शन 10 सेज दैट कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल। बट आप ये जानते होंगे कि जैसे मैंने कोर्ट में कोई केस इंस्टीट्यूट करा है, ट्रायल तुरंत शुरू नहीं होता है। ट्रायल शुरू होने से पहले बहुत सारे स्टेप्स और होते हैं, कि जैसे कोई सिविल सूट को फाइल करने के लिए एक प्लेंटिफ प्लेंट डालेगा, ठीक है,
उस प्लेंट में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी केस में कॉज ऑफ एक्शन उसका, और ऑल द क्लेम्स ही वांट्स ही इज़ ब्रिंगिंग, ऑल द रिलीफ ही इज़ सीकिंग, वो सब होंगी। फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट समन देगा डिफेंडेंट को कि आपके ऊपर ऐसा केस इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, फिर दोनों पार्टी अपीयर होंगी। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं बिफोर द कोर्ट इज एक्चुअली हियरिंग दैट केस। स्टार्टिंग द हियरिंग मतलब ट्रायल स्टार्ट करना, जहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस वगैरह होता है। ये स्टेप आने से पहले बहुत सारे स्टेप्स और होते हैं। तो इसका मतलब है कि सेक्शन 10 सेज कि कोर्ट हैज़ टू नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल अगर सेक्शन 10 के एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, बट देर इज़ नो बार एज टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि जो कोर्ट है वो ट्रायल से पहले जितने भी चीज़ें कर सकता है, देर इज़ नो बार ऑन दैट, कोर्ट वो कर सकता है। अब कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट कर सकता है, कोर्ट इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है, जैसे कि टेम्परेरी इंजंक्शन का, कि टेम्परेरी इंजंक्शन एज एन एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि एक कंपनी है, उसके 2 को-फाउंडर है, एंड दैट 2 को-फाउंडर इज एक्स एंड वाई। तो द पर्सन एक्स व्हाट ही डज इज कि वो एक कंपनी का रूल का उल्लंघन करते हुए कुछ करता है, तो जो वाई पर्सन है वो कोर्ट में भागा आता है कि सर मुझे इंजंक्शन दे दो, टेम्परेरी इंजंक्शन दे दो, क्योंकि अगर एक्स ने, जो मेरा को-फाउंडर है, उसने ये उल्लंघन करा तो मेरी पूरी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकती है। तो इंजंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, कोर्ट विल आस्क एक्स एंड कोर्ट विल डायरेक्ट एक्स टू नॉट continue with his action, to refrain from his action, to injunct his action। तो वो temporary injunction हो जाता है। तो ये ट्रायल से पहले की स्टोरी है कि कोर्ट कैन पास दिस इंटरिम ऑर्डर, एंड अदर कैन बी अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट, कि अगर जो प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हुए, सूट इंस्टीट्यूट करते हुए जो दिया था, वो प्लेंटिव अमेंड करवा सकता है, उसमें मतलब चेंजेस करवा सकता है। देन ये जो केस है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने आपको बताया कि ट्रायल से पहले जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो कोर्ट कर सकता है, देयर इज़ नो बार। सेक्शन 10 डज नॉट बार दैट, सेक्शन 10 ओनली बार्स द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल और प्रोसीडिंग विद द ट्रायल। ट्रायल से पहले और भी स्टेप्स होते हैं। तो इस केस में इशू यही आया था कि क्या सेक्शन 10 बार लगाता है ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ समरी सूट। अब आपको इस इशू को समझने के लिए समरी सूट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इवन दो वी विल कवर दैट एंटायरली इन डिफरेंट लेक्चर, बट थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। समरी सूट, नॉट हिंट, थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ। समरी सूट हमारा ऑर्डर 37 में गिवन है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट्स अ वेरी छोटा सूट, क्विक रिलीफ के लिए हम जाते हैं इसमें, कि समरी सूट में जो ऑर्डिनरी सूट के कंपैरेटिवली प्रोसीजर्स कम होते हैं, इसलिए समरली जल्दी हो जाता है। तो वन ऑफ द थिंग विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑर्डिनरी सूट इज कि समरी सूट में डिफेंडेंट के पास डज नॉट हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द सूट, और जो वो राइट टू डिफेंड है वो उसको कोर्ट से परमिशन मांगनी पड़ती है, यानी कि ही हैज़ टू आस्क फॉर लीव टू डिफेंड, और जब लीव टू डिफेंड कोर्ट देता है तभी वो ट्रायल स्टार्ट होता है। लेकिन अगर लीव टू डिफेंड नहीं दिया, वो कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि कब कोर्ट देगा और कब कोर्ट नहीं देगा, वो आप समरी सूट के लेक्चर में देखिए। बट आपको व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन नाउ इज कि समरी सूट में लीव टू डिफेंड की मांग करी जाती है डिफेंडेंट द्वारा। अगर लीव टू डिफेंड दे दिया तो जो सूट है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा, और वो ट्रायल की फिर वो उसके बाद ट्रायल है नेक्स्ट स्टेप। बट कोर्ट क्या है, कोर्ट हैज़ अ डिस्क्रिशन, कोर्ट के पास पावर है कि वो रिजेक्ट भी कर सकता है ये डिमांड कि आई वॉन्ट टू डिफेंड माई सेल्फ। कोर्ट बोलेगा कि नहीं, आप नहीं करोगे डिफेंड, और मैं जजमेंट ऐसे ही पास कर दूंगा। तो अगर कोर्ट ने ऐसी जजमेंट पास करी तो देयर इज़ नो ट्रायल, ठीक है, और जजमेंट भी पास हो गई। तो बात ये हो रही है कि वेदर द समरी सूट इज बार्ड बाय सेक्शन 10, बट कोर्ट ने बोला सेक्शन 10 सिर्फ ट्रायल को बार करता है, एंड समरी सूट में वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रांटिंग ऑफ क्विक रिलीफ। तो कोर्ट इज नाउ कंफ्यूज, एंड नाउ कोर्ट हैज कम टू दिस कंक्लूजन कि बोथ दीज प्रोविजन हैव टू बी इंटरप्रेटेड हारमोनियसली सो दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ बोथ आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड। ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेक्शन 10 का ऑब्जेक्ट है इज टू पुट अ बार ऑन द ट्रायल ऑफ अ सूट, ऑफ अ सब्सिक्वेंट सूट, एंड समरी सूट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्विक रिलीफ। अब दोनों का फ्रस्ट्रेट या फिर मतलब दोनों का हम
दोनों को हम हटा नहीं सकते कि हमें एक ऐसा जजमेंट देना पड़ेगा जिसमें दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हों। तो कोर्ट ने वेरी क्लियरली सेड कि ट्रायल समरी सूट में तभी स्टार्ट होता है जब कोर्ट लीव टू डिफेंड दे दे। लीव टू डिफेंड के बाद वो समरी सूट ऑर्डिनरी सूट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रायल फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करता है। बट इन अ सिनेरियो जहाँ पे कोर्ट ने लीव टू डिफेंड नहीं दिया, कोर्ट अपनी जजमेंट दे सकता है, समरी सूट में ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो सेक्शन 10 उस पर बार नहीं लगा रहा क्योंकि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। तो आंसर इज नो, सेक्शन 10 डज नॉट पुट अ बार ऑन समरी सूट। बट अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाता है तो कोर्ट उसके बाद प्रोसीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रायल में कन्वर्ट हो चुका है। तो दैट वाज योर लेक्चर गाइज। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।